नमः संस्कृताय। इस डीजी क्लासेज पर लोक सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन चल रहा है और हम लोग एंग पररूपम तक पढ़ा, मतलब पररूप संधि की व्याख्या चल रही है। उसके और भी कुछ 2-4 सूत्र हैं, इसकी चर्चा आज के वीडियो में की जाएगी। लेकिन उससे पहले वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से, किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। और आइए आज सूत्र को समझना है। व्याकरण में कुछ कठिन नहीं है, केवल समझना है। समझ गए तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आज हमारा सूत्र है अचो अनत्यारिटी। ये संज्ञा सूत्र है। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा देख लिया, विधेय सूत्र देख लिया, अपवाद सूत्र देख लिया, और इसी तरह जब हम पढ़ते हुए आएंगे एक आपको अतिदेश सूत्र मिलेगा, तो उसकी चर्चा वहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर आए हैं, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूरी लगे कि दोस्तों को भेजना चाहिए तो शेयर करिएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ आज पढ़ेंगे अचो अनत्यारिटी। इसकी वृत्ति नीचे लिखी है, लेकिन फिर भी इसकी व्याख्या करते हैं। लिखा अचो माने अचो में, और अनत्यादि, अनत्य शब्द होता है अंतिम के लिए। अचो में जो अंतिम, अनत्य माने अंतिम, से आदि है, अंतिम से जो आदि है उसकी टी संज्ञा होए। देखो, पाणिनि जब भी कोई संज्ञा करते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। संज्ञा करके लोप भी कर सकते हैं, जैसे हलंत्यम से इत संज्ञा कर दिए, तस्य लोप से लोप। उपदेश से अज अनुनासिक से इत संज्ञा किए, तस्य लोप से लोप। चुटु सूत्र आएगा, यह भी कहेगा च और ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाए, अगर किसी प्रत्यय के आदि में हो तो तस्य लोप से उसका लोप, और जो लोप होगा वो अदर्शन लोप होगा। तो यहाँ पर टी संज्ञा करने का मतलब था कि अचाम, इसीलिए बहुवचन दिया। अचों के मध्य माने मध्य में, यह अनत्य जो अंतिम वर्ण है, सह माने वह, आदिर यस्य तत् टी संज्ञा स्यात्। तत् माने उसकी, टी संज्ञा स्यात् माने होए, आदि यस्य जिसके आदि में, अंतिम से आदि। एक शब्द है, यहां पर हम लोग मनीषा लेते हैं, तो पहले हम ले लेते हैं मनस। ध्यान से देखिएगा, हमें टी संज्ञा करनी है, होगी कैसे। एक शब्द मनस ले लिए, किताब में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, और एक शब्द हमने ले लिया शक, जो आपके बुक में है। अब ध्यान से देखिएगा, अचाम मध्य, अचों के मध्य में। मनस में कितने अच हैं? यहाँ पर एक तो म में आ है, एक न में आ है, बाकी स में आ है ही नहीं। यह अंतिम स्वर वर्ण की टी संज्ञा करेगा। शक में क्या है? यहाँ देखा गया स में आ है और इधर क में आ है। यह कहता अचाम मध्य, अचों के बीच में। तो यहाँ 2 अच दिखाई पड़े। यो अंत्य, जो अंतिम अच है, सह आदिर यस्य, वह अंतिम से आदि हो। तो अंतिम से आदि अच क्या है? अ है, और यहां पर आदि अच क्या है? अ है। समझिएगा, यहां अंतिम से आदि यह है। हमें टी संज्ञा करनी है, तो यह सूत्र बस यही बताता है कि अचाम मध्य, अचों के मध्य में, माने अचों के, भाई मनस है, कोई बड़ा शब्द हो जाए, रघुराजन शब्द हो जाए, तब भी उसमें बहुत सारे अच हो जाएंगे। तो यहाँ इसीलिए बता अचाम मध्य, अचों के मध्य में, जो अंतिम से आदि है,
ऐसे स्वर वर्ण की टी संज्ञा की जाती है। कौन सी? टी संज्ञा। हमारे पास शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर से समाप्त होते हैं और एक स्वर से समाप्त नहीं होते, व्यंजन से समाप्त होते हैं। तो जो व्यंजन से समाप्त होंगे उनके अंतिम में स्वर होगा ही नहीं। जैसे मनस में स में अंतिम में अ नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है, लेकिन शक में है, रवि में है, इसी तरह रघुराज में है। बात समझ में आ गया? हमें आपको यहाँ बताना था कि तत् माने उसकी क्या हो जावे? टी संज्ञा, अंतिम स्वर वर्ण की टी संज्ञा। तो शक में अ की टी संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसको पकड़ना, आदिर यस। यस माने जिसके आदि में है, तो स के आदि में क्या है? अ है। ध्यान दीजिएगा, सह माने वह, आदिर यस जिसके आदि में हो। अंतिम से समझिएगा, अनत्य लिखा है, जो अंतिम से आदि में है, तो अंतिम से आदि में यहाँ अ हुआ, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, तस् से लोपा से लोप कर दिया जाएगा। लेकिन मनस में देखा गया अंतिम में व्यंजन था, तो इसके लिए आदिर यस लिखा है। यस माने जिसके आदि में है, तत् माने उसकी टी संज्ञा हो जाए। तो यह स के आदि में है, इसीलिए पूरे अस की टी संज्ञा होगी। समझिएगा, यहाँ पूरे अस की टी संज्ञा हो गई, यहाँ पर केवल अ की हुई, क्योंकि अ किसी के आदि में नहीं था, इसीलिए यहाँ पर अंतिम अ की टी संज्ञा हो गई। यहाँ मनस में स के आदि में था, इसीलिए यहाँ पर टी संज्ञा अस की हुई। कभी कभी पूछता है मनस में टी संज्ञा है, अस है कि स है कि अ है, तो अस रूप सही होता है। राजन इसी तरह आ जाएगा, देख लीजिए, राजन, इसमें किसकी संज्ञा है? अन की है। किसकी है? क्योंकि अंत में क्या है? अंतिम शब्द है, तो यहाँ पर बनता है राज, और अन यहाँ से निकल जाता है, अन की क्या हो गई? टी संज्ञा हो गई, क्योंकि न के आदि में क्या है? अ। टी संज्ञा समझ गए कि अचाम मध्य यो अनत्य है, कि अचों के मध्य में जो अंतिम है, अचाम लिखा है इसलिए स्वर, स्वरों के मध्य में जो अंतिम स्वर है वह यदि आदिर यस जिसके आदि में होगा उसको लेकर टी संज्ञा करेगा। तो यह स के आदि में अ था, तो इसलिए पूरे अस की टी संज्ञा कर दिया। यहाँ न के आदि में था, इसीलिए राजन के अन को क्या किया? टी संज्ञा कर देगा, तस् से लोप से लोप। लेकिन जो स्वरांत शब्द होंगे वो हमेशा अंतिम में ही स्वर होगा, केवल उसकी स्वर की ही टी संज्ञा होगी। अब यहाँ पर कुछ सूत्र दिया, एक वार्तिक है। टी संज्ञा समझ गए? टी संज्ञा बस यही बताया। अब हम आपको क्यों करना पड़ा, इसके लिए एक वार्तिक आया, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। ये वार्तिक है कि सकंधु आदि जो शब्द है उसमें पररूप वाच्य माने कहना चाहिए, पररूप करना चाहिए। तो यहां पर लिखा तच टे, इन्होंने उदाहरण दिया, तच टे, टे षष्ठी, वहां टी है, यहां पर टे। तत् माने उसकी टी संज्ञा हो जावे। तो पहला उदाहरण दिया सकंदु, सक प्लस अंधु। अ मिलते अका सवर्ण से दीर्घ होता था, अका सवर्ण से दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि यह सक शब्द जो है, एक आगे देखेंगे लिखा होगा आकृति गणो अयम, पहले इसको भी समझ लो। हमारे यहाँ गण आकृति गणोयम, कुछ है नहीं, केवल समझना है। एक होता है गणपाठ, समझिए, हमने आपको प्रादेय पढ़ाया था, और प्रादेय में कितने उपसर्ग हैं? 22। समझिए,
गणपाठ में जितने भी होंगे उसमें शब्दों की संख्या निश्चित होगी। प्रादेय, बात समझ में आ गई। प्रादेय कितने हैं? 22 शब्द है। प्रपरा अपसम अनु अवनिश निर दुस दुर्भियांग नि यद यप यत सु उद अभि प्रति परि उप, ये 22 है। लेकिन जो आकृति गणोयम है इसमें शब्दों की संख्या निश्चित नहीं होती है। जहां जहां पर ऐसे शब्द बनते हुए दिखाई दिए जाते हैं वह आकृति गणोयम का शब्द मान लिया जाता है। जैसे सक प्लस अंधु में दीर्घ होना था, नहीं हुआ, सकंधु इसे पर सूत्र के द्वारा पररूप हो गया, टी संज्ञा हुई, पररूप हो गया। अब यह सकंधु शब्द क्या हो गया? आकृति गणोयम का हो गया। माने ऐसे सूत्रों के द्वारा लिखा ना, आकृति गणोयम आपके सूत्र में लिखा होगा, नीचे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा कि आकृति गणोयम क्या है। बोले आकृति गणोयम में शब्दों की संख्या निश्चित नहीं है कि कौन कौन से हम शब्द बताएं। 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, या 10 5 हो सकते हैं, कोई संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन पहचानोगे कैसे कि सकंधु आदि गण है क्या? बोले आकृति के अनुसार। आकृति क्या? कि जो इस हिसाब से रूप सिद्ध होंगे वह सकंधु आदि गण में चले जाएंगे। समझ में आ गया? गण पाठ में जो गण बताए गए वह निश्चित होते हैं, लेकिन आकृति गणोयम में शब्दों की संख्या निश्चित नहीं होती है। बात समझ में आ गई? तो सक प्लस अंधु में देखा गया, पाठ समझ गए तो बना सक प्लस अंधु। यहाँ अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि प्राप्त थी, वार्तिक आया, दीर्घ संधि को बांधा और सकंधो आदि उसकी पररूपम वाच्यम हो जावे, पररूप हो जावे। तो इधर अ था और आगे भी अ था, ध्यान से समझिएगा, इधर भी अ और आगे भी अ था। तो यहाँ पर सक के अ की क्या हो गई? टी संज्ञा हो गई। जब सक के अ की टी संज्ञा हो गई तो इसका तस्य लोप से लोप हो गया, बचा सक प्लस अंधो। अगर ये टी संज्ञा न करते तो सकांधो बनता, जो गलत बनता, और जाके क्या बन गया? सकंधो। इसी तरह आपके किताब में और भी उदाहरण दिए होंगे, करकंदो, उसको इसी तरह बना लीजिएगा। तो सकंदो का अर्थ क्लियर हो गया। सकंदो का अर्थ क्या है? सक जाति के देश के लोगों का एक कुआं। ये सक जातियां पहले पाई जाती थी, जब जो हिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे वो समझते होंगे, होड़ साक ये सब आदि पाए जाते थे। यहाँ इस सूत्र में केवल यही बताया गया कि यहाँ पर सक प्लस अंधों में दीर्घ संधि प्राप्त थी और इससे बनने वाला रूप बनता सकांधो। क्या बनता? सकांधो, जो अनिष्ट रूप था। जो क्या था? अनिष्ट रूप था। तो कात्यायन जी आए, उन्होंने सकंदवादिश पररूपम वाच्यम से क्या किया कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर सक के क का क्या हो जावे? बोले कि यहाँ पर सक के क के अचो अनत्यादि टी से, अचो में अंतिम से जो आदि अच होगा उसकी टी संज्ञा, तो सक में देखा गया अंतिम और अ था, इसीलिए अंतिम से आदि था, तो इसीलिए यहाँ पर सकंदो बन गया। अ हो गया, आ के क में जुड़ा, सकंदो बन गया। इसी तरह बनेगा करकंदो। इसी तरह क्या बनेगा? करकंदो। हम एक शब्द और सिद्धि प्रक्रिया कर देते हैं, बाकी आप कर ले जाएंगे। जब धीरे धीरे पढ़ते हुए चल रहे हैं तो बाकी आप क्या करेंगे? कर ले जाएंगे। एक शब्द है मनीषा, बहुत पूछता है, मनस प्लस ईसा। यहां पर यदि डायरेक्ट जोड़ देते तो स में ई आ के जुड़ जाता। मनीषा का सन्निविच्छेद यही होता है और हर एग्जाम में लगभग पूछ भी लेता है। टेट पेट में बहुत पूछता है। टेट में तो अधिकतर जो है संस्कृत वाले क्षेत्र में आ ही जाता है, क्योंकि ये थोड़ा उलझन पैदा करने वाला है।
कि जो अगर सामान्य जानकारी वाला होगा, सस्ता पढ़ा होगा, या कभी विद्यालय नहीं होगा, केवल डिग्री होगी, तो इसमें इसको बड़ी की मात्रा लगा के मन इसी शीशा बना देगा। मन शीशा बनाएगा ना, लेकिन वो बनेगा नहीं। पहले सूत्र आएगा अचो अनत्यारिते, अचो में जो अंतिम अच होगा। तो देखा गया मनस में क्या था, स के पहले जो न का आकार था वह आदि में था, अंतिम से आदि में था। तो अंतिम से आदि में था तो अस की क्या हो गई, टी संज्ञा हो गई। अस की क्या हो गई, टी संज्ञा। जब यहाँ पर हमने इसके टी संज्ञा की तो क्या हुआ, टी संज्ञा से इस अस का लोप हो गया, इधर बचा मन और आगे बचा ईश। आगे क्या बचा, ईश। तो क्या बन जाएगा, मनीषा। कोई समस्या, मनीषा। कभी कभी पूछता है मनीषा का संधि विच्छेद होगा, जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो मनस प्लस ईसा होगा। कभी कभी आपको बढ़ाने के लिए ये दे देगा मनः प्लस ईसा। अगर ये विकल्प नहीं है तब क्या होगा, शुद्ध तो ये विसर्ग स का हुआ, ससजुसो रूह से, स का और सजुस के स का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो वो पेपर के विकल्प के आधार पे है कि कौन सा सही होगा। अगर ये और ये दोनों दिया है तो ये वाला सही माना जाएगा। बात समझ में आ गई।